ओके, तो यहाँ पे एक कैटेगरी होती है दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है उसको, ठीक है। अब ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब ये सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल फॉर रनिंग द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट। इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसका मेन पर्पज़ होता है कि एक्चुअली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करना और कम्युनिकेशन करके हार्डवेयर की फंक्शनलिटी को यूज़ करना। इस तरह के जो भी सॉफ्टवेयर होती है उसी को सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन पर्पज़ होता है कि एक्चुअली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करके हार्डवेयर का इस्तेमाल करना है और हार्डवेयर की फंक्शनलिटी को यूज़र को यूज़ करने के लिए अवेलेबल करना है, और सेकंड अदर सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए हार्डवेयर को मैनेज करना है। तो इस तरह का जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसी को बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी होती है। तो अल्टीमेटली ये होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, मतलब वो हार्डवेयर को के साथ कम्युनिकेट करते हैं और हार्डवेयर से काम करवा के लेते हैं या फिर उसको कंट्रोल करते हैं, वॉट इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे वन ऑफ द सॉफ्टवेयर आता है दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, ओके, जो कि हमें हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है। उसका मेन पर्पस होता है कि हार्डवेयर के अंदर जितने भी रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस मतलब एनीथिंग अवेलेबल इन कंप्यूटर सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ द हार्डवेयर टू परफॉर्म अ टास्क, तो सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और सबका यूज़ करके कंप्यूटर से काम करवाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ओके। तो इस तरह का जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पे मान लो कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर यूजलेस है, क्यों? कि उसके अंदर सिर्फ हार्डवेयर ही है, हम उस हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर कोई हार्डवेयर एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है लेकिन हम उस फंक्शनलिटी को यूज़ नहीं कर पाते। हमें यूज़ करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम चाहिए जो कि हार्डवेयर की फंक्शनलिटी को हमें इस तरीके से अवेलेबल कर दे ताकि हम उसके थ्रू हार्डवेयर की फंक्शनलिटी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज देना है, तो स्क्रीन का फंक्शनलिटी क्या है? हार्डवेयर, स्क्रीन ही हार्डवेयर है, उसका फंक्शनलिटी क्या है कि मैसेज को डिस्प्ले करना, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएटेड यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि जो स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमें, और हम उसको यूज़ करके स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है कि उसके पास सारा कंट्रोल होता है हार्डवेयर सिस्टम का, और यही तो एक मेन फैक्टर होता है कि जिस भी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है या मोबाइल डिवाइस है या फिर एनी अदर हार्डवेयर सिस्टम है जिसके ऊपर ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सारे हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है, सबको कंट्रोल करता है, अगर वो ओएस हैक हो गया तो सारा सिस्टम ख़त्म हो गया, आपका सॉफ्टवेयर कुछ काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मेन होता है, चाहे आप गोलैंग में करो, जावा करो या कोई सी प्रोग्रामिंग करो। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर जो लैंग्वेज होती है वो इंटरनली हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ही सहारा लेती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पास ही ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि उस हार्डवेयर को कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, चाहे आप गोलैंग यूज़ करो या जावा यूज़ करो, उसके थ्रू अगर आप कोई मैसेज देना है स्क्रीन के ऊपर हेलो वेलकम, तो जावा लैंग्वेज हमें उसका फंक्शन प्रोवाइड करेगा कि आप ये यूज़ करो और मैसेज प्रिंट करो, पर इंटरनली वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा मैडम जी हमें ये मैसेज आप अपने डिवाइस पे प्रिंट करवा के दो, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रहना है आपको, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज बेस्ट अंडरस्टैंड हुआ है तो आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपके हार्डवेयर के पास कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, उसी को एक्सेस आपको करना है, और एक्सेस करने के लिए आपको ओएस का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ओएस के पास ही हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करने का प्रोग्राम होता है। आप खुद प्रोग्राम नहीं कर सकते उतना प्रोग्राम, क्योंकि आपको हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करने का प्रोग्राम करना है तो आपको हार्डवेयर के पूरी डिटेल्स आपको चाहिए, हार्डवेयर आर्किटेक्चर पता होना ज़रूरी है, सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है, तब जाके आप हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकते हो। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस, ओके। उसके लिए बहुत कुछ फिर आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी लेना आपको बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो राइट नाउ हियर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी है, जैसे कि विंडोज़ है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, मैक ओएस है जो कि एप्पल ने बनाई, जिसी को मैकिन्टोश बोला जाता है,
लिनक्स है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाई है। अभी एंड्रॉयड है, ये गूगल ने बनाई है। तो ये iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यहाँ पे ये आईफोन के लिए होती है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स बने वाली है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर माना जाता है। तो ये दुनिया में सॉफ्टवेयर बहुत हमारे उंगली पे गिनती करने जितने सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है, और आप इसके रिगार्डिंग भी खुद ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद है डिवाइस ड्राइवर। आपने कभी देखा होगा कि डिवाइस ड्राइवर के बारे में भी सुना होगा कि आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करो तब जाके कोई हार्डवेयर वर्क करेगा। अब डिवाइस ड्राइवर का मतलब क्या होता है कि इट इज़ आल्सो क्या होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। डिवाइस ड्राइवर भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है डिवाइस ड्राइवर, ओके, तो ये जो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर है इसका पर्पस अलग होता है। मतलब क्या होता है कि हमारा जो भी कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर स्टैंडर्ड डिवाइस होते हैं। स्टैंडर्ड डिवाइस का मतलब क्या होता है कि जो कॉमनली जनरली डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगे हुए होते हैं और जनरली उसका यूज़ होता है कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, उस टाइप के जो भी डिवाइसेस होते हैं उसी को हम स्टैंडर्ड डिवाइस बोले जाते हैं। तो स्टैंडर्ड डिवाइस में कौन से आते हैं, कीबोर्ड आता है, माउस आता है, अगर लैपटॉप हो तो कैमरा आता है, थोड़े बहुत माइक वगैरह सेंसर आते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास इसका नॉलेज होता है, ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास उस टाइप का प्रोग्राम होता है कि वो इस तरह के हार्डवेयर को कम्युनिकेट करके उनसे काम करवा के ले सकता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी हार्डवेयर का प्रोग्राम नहीं होता है। जैसे आप कोई भी हार्डवेयर लाओगे बाहर से और अटैच करोगे कंप्यूटर को और आप बोलोगे वो चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं है कि उस हार्डवेयर के बारे में डिटेल ही नहीं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उससे काम करवा के ले ही नहीं सकता। तो अगर कोई नया हार्डवेयर जब आता है मार्केट में, तो हार्डवेयर के जो भी वेंडर होते हैं, मैन्युफैक्चरर, उस हार्डवेयर को अंडरस्टैंड करने के लिए, उससे काम करवा के लेने के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसी को बोला जाता है डिवाइस ड्राइवर। और जब भी वो प्रोग्राम आप इंस्टॉल करते हो और हार्डवेयर को अटैच करते हो, तब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो पास वो नॉलेज आता है और फिर उसको पता चलता है कि इस हार्डवेयर को इस तरीके से कम्युनिकेट करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ड्राइवर्स हम इंस्टॉल करते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सपांड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई नया हार्डवेयर आपको कंप्यूटर में लगाना है और उसको चलाना है, तो उसको चलाने के लिए, उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए उसका एक इनबिल्ट प्रोग्राम उसके साथ आता है, उसी को हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डिवाइस ड्राइवर, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिवाइस ड्राइवर भी बनाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी है, हमारा वो पार्ट नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद होता है फर्मवेयर। अब ये जो फर्मवेयर होता है, मतलब ये एक बहुत स्मॉल सॉफ्टवेयर होता है जो कि रीड ओनली मेमोरी के अंदर इंस्टॉल होता है। अब फर्मवेयर का मतलब क्या होता है कि जो भी हार्डवेयर होता है हमारे पास, चाहे कीबोर्ड हो, माउस हो, तो हार्डवेयर के अंदर भी एक छोटी सी मेमोरी होती है जो कि हार्डवेयर की फंक्शनलिटी को कंट्रोल करने के लिए एक स्मॉल प्रोग्राम होता है, उसी को फर्मवेयर कहा जाता है, जो कि हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल होता है, ना कि कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। जैसे हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड की फंक्शनलिटी को कंट्रोल करने के लिए भी एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो कीबोर्ड के अंदर स्टोर होता है। उस टाइप की छोटे प्रोग्राम जो होते हैं उसी को फर्मवेयर कहा जाता है। और ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके का जो भी प्रोग्राम्स होता है उसी को फर्मवेयर बोला जाता है, ओके। जैसे कि यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइस बेसिक फंक्शनलिटी, जो भी हार्डवेयर की बेसिक फंक्शनलिटी होती है, जैसे बायोस होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, उसके अंदर ये फर्मवेयर प्रोग्राम होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम बायोस सेटिंग में जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि उसके बाद होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। अभी जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसके अंदर आता है सिस्टम मैनेजमेंट टूल होते हैं दैट मेंटेन एंड ऑप्टिमाइज द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए वो सॉफ्टवेयर वर्क काम करते हैं। जैसे कि डिस्क क्लीनअप टूल होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, फाइल मैनेजमेंट टूल्स होते हैं। तो ये भी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये भी सॉफ्टवेयर इस तरह के सॉफ्टवेयर को कहा जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जैसे हमारे एंटीवायरस देखा था, नेट प्रोटेक्टर है, उसके बाद एक क्विक हिल है, ये तो ये हमारे सिस्टम के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं और अपना इसका जिस पर्पज़ के लिए वो बनाया गया है अपना पर्पज़ पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उसी को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि
सॉफ्टवेयर की अलग अलग कैटेगरी है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी हमने देखा, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, डिवाइस ड्राइवर आता है, फर्मवेयर आता है, यूटिलिटी आता है। तो हम किस टाइप का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाले, तो उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी डिफाइन की गई है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ट्रेनिंग होती है, अलग अलग नॉलेज डिलीवर किया जाता है। आप जो भी मान लो कि आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो आपको कोई वेबसाइट बना बोलो तो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक अलग डोमेन है, उसकी टेक्नोलॉजी अलग है। तो इसके हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि हमें किस टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, और अगर जाना है तो उसके अंदर स्कोप किसको ज़्यादा होगा, तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। ओके, अब यहाँ पे सेकंड कैटेगरी यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क होता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन पर्पज ये होता है कि टू कंट्रोल द हार्डवेयर, ओके, टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द यूज़र, ओके। और हार्डवेयर यूज़र्स का जो भी काम है, चाहे यूज़र कोई भी हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है या फिर कोई अदर प्रोग्राम हो सकता है, उसको हार्डवेयर की सर्विस अवेलेबल करके देना है, हार्डवेयर से काम करवा के लेना है। इसके बीच में जो सॉफ्टवेयर काम करता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इसका मेन पर्पज़ होता है कि ये डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करता है, यूज़र स्पेसिफिक डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करता है। तो जो भी हमारा डेटा है, डेटा के ऊपर हमें हमारे नीड के अकॉर्डिंग हमें प्रोसेसिंग करनी है। तो इस टाइप का जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसी को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी कहा जाता है, ठीक है। तो हियर अब ये कैटेगरी सबसे ब्रॉड है, क्योंकि एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारा डेटा हम हमारे जो भी डेटा है उस डेटा के हिसाब से हमें अलग अलग तरीके के हमारे नीड के हिसाब से हमें फंक्शनलिटी चाहिए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हम उसका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और फिर हमारा जो डेटा है उसके ऊपर प्रोसेस करके हमें रिक्वायर आउटपुट देता है। इस तरह का जो भी सॉफ्टवेयर कैटेगरी होती है उसी को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी है, ये सबसे ह्यूज स्कोप इसी कैटेगरी में है, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अलग अलग डेटा है, बिजनेस का डेटा है, नीड का डेटा है, अलग अलग डेटा के ऊपर हमारे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ पे डेली लाखों सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उसके लिए लाखों पैसा खर्च किया जाता है, और इसी के ऊपर लाखों डेवलपर्स काम करते हैं। लेकिन ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के केस में नहीं होता है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के केस में एक लिमिटेड सिस्टम होती है हार्डवेयर, और उसी को एक बार मैनेज करने का प्रोग्राम बन गया तो बस वही लाइफ टाइम चलता है। तो ऐसा कभी देखा है आपने कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वेरिएशन आ रहे हैं डेली? नहीं आ रहे। एक बार बन गया हार्डवेयर के अंदर वेरिएशन नहीं आते, ओके। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हर एक जो भी पर्सन है या फिर हर कोई है उसको उसके डेटा को उसके हिसाब से प्रोसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। तो यहाँ पे ह्यूज स्कोप मिलता है आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और यही हमारा पर्पज़ है कि हम जो कोर्स सीख रहे हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन बनाएंगे, लोगों का जो भी काम है उनके हिसाब से उनको सिस्टम बना के देंगे, उनका जो भी डेटा है उस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और उनके हिसाब से उनको फंक्शनलिटी दे देंगे ताकि उनका काम हो सके। तो ये है हमारा मेन पर्पज़, और इसी पर्पज़ के अंदर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सीखेंगे। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब हम किस प्रकार पे काम करने वाले ये भी देखेंगे, ठीक है। सो हियर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि यूज फॉर जनरल पर्पज टास्क सच एज राइटिंग डॉक्यूमेंट, मैनेजिंग डेटा और क्रिएटिंग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है जैसे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है उसको। तो ये किस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो एक जनरल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, मतलब ये किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं होता है, इसका जनरल पर्पज़ होता है। जैसे कि हमें किसी डॉक्यूमेंट को राइट करना है, डेटा को मैनेज करना है, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, मतलब यू हैव टू परफॉर्म द जनरल ऑपरेशन ऑन अ डेटा। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, गूगल डॉक्स है, अपाचे ओपन ऑफिस है। सो दिस इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बट ये कैसे है, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि हम किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके किसी काम को अंजाम दे रहे हैं, ओके। और प्रोडक्ट मतलब ये एक प्रोडक्ट टाइप सॉफ्टवेयर होता है कि वो कोई कंपनी इसको बनाती है और इस प्रोडक्ट को यूज करो और इसका यूज करके अपना काम करो, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर इसको हम प्रोडक्ट भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कहा जाता है इसको। और ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है कंपनी किसी को रेंट पे देती है या फिर लाइफ टाइम के लिए दे देती है, ओके। तो इस तरीके की जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसी को हम प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद होता है मीडिया सॉफ्टवेयर होता है, जैसे यूज फॉर क्रिएटिंग एडिटिंग और मैनेजिंग अ मल्टीमीडिया सच एज ऑडियो वीडियो एंड इमेज। तो यहाँ पे मीडिया रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होते हैं, डेटा जो कि मीडिया रिलेटेड, मल्टीमीडिया, जैसे कि ऑडियो वीडियो आता है, तो इस टाइप की जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर हम एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग करते हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसी को हम कहते हैं मीडिया सॉफ्टवेयर। जैसे एडोबी फोटोशॉप होता है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, फाइनल कट है, प्रो है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ओके, जो कि स्पेशली मल्टीमीडिया डेटा के ऊपर ऑपरेशन करके हमें स्पेसिफिक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो आता है वेब ब्राउज़र्स, अब वेब ब्राउज़र भी एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माना जाता है। ये इट अलाउ यूज़र टू एक्सेस द इंटरनेट एंड व्यू द वेब पेजेस। सो जो भी यूज़र को इंटरनेट एक्सेस करना है या फिर वेब पेजेस डिस्प्ले करना है या फिर ओवर द नेटवर्क को डेटा ट्रांसफ़र करना है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसी को हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र्स बोलते हैं, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका मेन पर्पज़ होता है कि वेब रिलेटेड फंक्शनलिटी प्रोवाइड करे, जैसे कि डिस्प्ले वेब पेज, एक्सेस इंटरनेट, ओवर द नेटवर्क यू कैन सेंड डेटा एंड रिसीव, ओके, जैसे कि हमारा गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है। तो दिस इज़ योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। सेकंड ये है कि कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी एक कैटेगरी होती है, जैसे कि इनेबल यूजर टू कम्युनिकेट वाया टेक्स्ट, वॉइस और वीडियो, एग्जांपल जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, स्लैक, व्हाट्सएप। तो ये जो सॉफ्टवेयर होती है इसको हम कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, कि मतलब इस सॉफ्टवेयर का मेन पर्पज़ ये होता है कि इसके यूज़ करके हम किसी भी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे चैटिंग करते हैं तो मतलब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जूम मतलब हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा लाइव सेंड कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम है। तो इस टाइप की जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं ये क्या करते हैं, हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं बिटवीन डिफरेंट पार्टीज, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है यहाँ पे, ओके। सो राइट नाउ उसके बाद गेम एंड एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है यहाँ पे। ये भी एप्लीकेशन में आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे आप किसी गेम को बनाते हो, ओके, या फिर एंटरटेनमेंट जैसे नेटफ्लिक्स है, स्ट्रीमिंग है, गेमिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये भी एक प्रकार की सॉफ्टवेयर की कैटेगरी, एक डोमेन है। आप इसी के अंदर आपको डेवलपमेंट करना है तो इसका भी एक अलग सा टेक्नोलॉजी होता है, अलग सा इसका टूल्स होते हैं, रिसोर्स होते हैं, अलग से मेथड, फार्मूलाज, अलग चीज़ें होती है इसकी, ठीक है। तो आपके लिए ये भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप चूज़ कर सकते हो, नो वरी। उसके बाद है बिजनेस सॉफ्टवेयर। जैसे बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू मैनेज एंड ऑटोमेट द बिजनेस प्रोसेसेस। तो जो भी हमारे बिजनेसेस होते हैं उसके अंदर कुछ जनरल प्रोसेसेस होता है, उसको ऑटोमेट करने के लिए, सारे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए ऐसे ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जैसे कि सेल्सफोर्स है, क्विक बुक है, सैप है। ये कॉमन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस प्रोसेस के लिए। तो ये इस टाइप की जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसी को कहा जाता है बिजनेस सॉफ्टवेयर। सो दीज आर ऑल कम अंडर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी। और इसी कैटेगरी में अगर आप काम करोगे, सॉफ्टवेयर बनाओगे, so definitely you will get the huge chance job opportunity, because this kind of application software developed every day. Lot of projects need to develop in this category. तो हम जो भी पढ़ने वाले हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही पढ़ने वाले, ठीक है ना। उसके बाद आता है ओके, अब इसके बाद आता है डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इज यूज बाय प्रोग्रामिंग टू क्रिएट टेस्ट, मेंटेन एप्लीकेशन एंड अदर सॉफ्टवेयर, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, ओके, ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हमें एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टूल होते हैं, जैसे यूज टू राइट ए सॉफ्टवेयर, एग्जांपल पाइथन, जावा, C++, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, तो डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं जिसका यूज प्रोग्रामर इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज करके वो एक नए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। मतलब एक टूल्स होता है डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर जो कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, ये भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर ही होता है, ओके। ये वो टूल प्रोवाइड करते हैं, ओके। सो लैंग्वेजेस टूल्स यूज टू राइट ए सॉफ्टवेयर,
ओके, जैसे कि पाइथन, जावा, C++, जावास्क्रिप्ट, ये डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, इसका इस्तेमाल करके हम एक नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं। उसके बाद है यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, IDEs। अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मतलब इसको हम IDE बोलते हैं। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि हमें किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को लिखना है, किसी प्रोजेक्ट को बनाना है यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हम इसी का यूज़ करके ही बनाते हैं। तो ये आपको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब जिसके अंदर सारे डेवलपमेंट रिलेटेड फीचर फंक्शनलिटी एक साथ इंटीग्रेट की वाली होती है, और हम उसका यूज़ करके सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, रन करते हैं, उसके अंदर कोड एडिट करते हैं, लिखते हैं, डिबगिंग करते हैं और कंपाइल करते हैं। तो ये सारे जो इस टाइप का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको IDE कहा जाता है। जैसे कि हमारा विजुअल स्टूडियो होता है, इंटेलिजेंट आइडिया, पाइचाम, VS कोड है, जैसे टर्बो C++ का एडिटर, जो एनी IDE इन विच यू कैन इट इज़ यूज टू डेवलप द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ओके, राइट अ कोड, एडिट द फाइल, कंपाइल द कोड, डिबग द कोड। तो इस तरह की सारी चीज़ें करने के लिए आपको IDE की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। उसके बाद है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। Okay, so it is a tool for managing code version and collaborating among a developer, example Git, GitHub and GitLab। तो ये भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, जिसका यूज़ करके हम वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हमारा जो भी कोड है, तो उस कोड या फिर कोई भी हमारा टेक्स्ट है, डेटा है, ओके, उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, उसके अंदर होने वाले चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं, उसी को वर्जन कहा जाता है। तो वर्जन का मतलब यही होता है कि जो भी हमारे पास डेटा है इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है हमने, उसके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उस सारे चेंजेस को ट्रैक करना, मतलब वो चेंजेस के वर्जन्स बनते। ओके, तो उसी को हम वर्जन कंट्रोल बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि एक लाइन है मेरी, उस पहली लाइन को मैंने मॉडिफाई किया तो वो उसका सेकंड वर्जन हो गया, फिर उसको भी अंदर मैंने मॉडिफाई कर दिया तो थर्ड वर्जन हो गया। तो इसीलिए इसको कहा जाता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। मतलब ये आपको ट्रैक करता है सारी चीज़ें, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, और हर एक चेंजेस को वर्जन कहा जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वर्जन कंट्रोल, जिसके अंदर गिट एक टूल प्रोवाइड किया है, और यहाँ पे गिटहब और गिटलैब ये जो है, ये गिट होस्टिंग गिट होस्ट है वो, जिसके अंदर हम रिपोजिटरी रखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये बाद में देखेंगे सारी चीज़ें। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, जैसे हम टूल यूज़ करते डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मतलब इस तरीके की सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, नए चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, नए सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड से सॉफ्टवेयर सिस्टम बनी हुई है, उसी को कहा जाता है डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे देखेंगे मिडलवेयर। अब मिडलवेयर भी एक टाइप की सॉफ्टवेयर कैटेगरी है, ओके। जैसे हमने मिडलवेयर हार्डवेयर के अंदर भी देखा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, बट मिडलवेयर भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर ही होता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन अ सिस्टम और एप्लीकेशन, इनेबलिंग देम टू कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा। अब ये मिडलवेयर क्या करता है, एक ब्रिज का काम करता है। ब्रिज मतलब क्या होता है कि किसी दो चीज़ को जोड़ने वाला इंटरमीडिएट होता है, उसको हम ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। अब वो दो चीज़ें सेम हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ जोड़ के कम्युनिकेशन करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है, उसी को मिडलवेयर कहा जाता है, ठीक है। जैसे डाटाबेस मिडलवेयर्स होते हैं, मतलब आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक डेटाबेस सिस्टम है। अब डेटाबेस सिस्टम अलग प्रोसेस है, अलग सिस्टम है, सब कुछ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग है, वो अलग रन हो रहा है। मान लो कि गोलैंग का सॉफ्टवेयर है, जावा का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे डेटाबेस है हमारा, ठीक है। अब जावा को डेटाबेस के अंदर डेटा सेंड करना है, लेकिन जावा को तो डेटाबेस का नॉलेज नहीं, उसको पता नहीं कैसे करना है। फिर उसके बीच में एक ब्रिज बनाया गया है, एक इंटरमीडिएट होता है, जो कि जिसके थ्रू काम दोनों का होता है, ओके। जिसके थ्रू जावा डेटा सेंड करती है डेटाबेस में, डेटाबेस का डेटा निकल के जावा के पास आता है, उसके थ्रू वो बीच में का जो भी होता है उसी को मिडलवेयर कहा जाता है, ठीक है। फिर वो डाटाबेस मिडलवेयर है, तो डाटाबेस के और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में काम करने वाला होता है। तो ऐसे मिडलवेयर, जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावा के अंदर उसको बोला जाता है ODBC, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी हम यूज करते हैं, उसके थ्रू डेटाबेस कनेक्शन किया जाता है। या फिर JDBC, जावा प्रोवाइड करता है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है तो जावा JDBC का इस्तेमाल होता है। उसी को हम एक इंटरमीडिएट ड्राइवर भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वेब मिडलवेयर होते हैं। अब फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन, एग्जांपल अपाची टॉमकैट, नोड.js एंड वेबस्पेयर।
अब इस टाइप का ये भी जो सॉफ्टवेयर होता है, ये क्या करता है कि कोई हमारा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सर्वर है हमारा, ठीक है, या फिर कोई सर्वर सॉफ्टवेयर है हमारा, एप्लीकेशन रन हो रहा है किसी सर्वर के ऊपर। तो जब भी यूज़र से रिक्वेस्ट आती है तो वो रिक्वेस्ट उस एप्लीकेशन तक पहुंचती है और फिर एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करके उसको सर्विस देता है। तो इस टाइप की चीज़ होती है विद द थ्रू ऑफ द वेब मिडलवेयर। तो वेब मिडलवेयर क्या करता है कि यूज़र से रिक्वेस्ट लेने का काम करता है और उसको ट्रांसफ़र करता है एप्लीकेशन को। ओके, तो इस टाइप की जो भी मिडलवेयर होते हैं उसी को, जैसे हमारा अपाची टॉमकैट होता है, नोड.जेएस होता है, वेबस्पेयर होता है, तो ये होते हैं वेब मिडलवेयर्स, ठीक है। तो वेब मिडलवेयर के बिना वेब एप्लीकेशन बने नहीं सकता, ठीक है। तो वेब मिडलवेयर की ज़रूरत होती है ताकि वो वेब नेटवर्क की रिक्वेस्ट लेके हमारे एप्लीकेशन तक भेजता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है फिफ्थ कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड एज एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। अब ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो होता है ये एक डिवाइस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है। ओके, डिवाइस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर मतलब क्या है कि कोई एक डिवाइस है आपके पास, उसी को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल एक सेपरेट प्रोग्राम बनाया जाता है और वो वही काम करता है, दूसरा काम कर ही नहीं सकता। तो इस टाइप का जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसको एम्बेडेड बोलते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है, और वॉशिंग मशीन को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोल होता है, डिवाइस होते हैं। तो वॉशिंग मशीन के रिलेटेड भी जो कुछ ऑपरेशन करने उसके रिलेटेड एक सिस्टम बनाई जाती है और वो बनता है आपका एम्बेडेड सिस्टम कहा जाता है उसको, ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, आपकी रिमोट के अंदर भी प्रोग्राम होता है, टीवी के अंदर भी होता है, या फिर लिफ्ट होती है, लिफ्ट के अंदर भी छोटा सा एक बटन दबाए तो लिफ्ट ऊपर जाती है। तो ये क्या, ये एक एम्बेडेड सिस्टम है। ओके, मतलब उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक फंक्शनलिटी प्रोवाइड की गई है, उसी की रिलेटेड उतना ही फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, उसी को कहा जाता है एम्बेडेड सिस्टम। तो ये आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम हार्डवेयर को ही कंट्रोल करते हैं, लेकिन सिस्टम जनरल पर्पज़ नहीं होती है। जैसे हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल पर्पज़ होती है ताकि वो हर किसी को भी हार्डवेयर की सर्विस प्रोवाइड करके देती है। लेकिन यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम वैसा नहीं होता है, वो एक स्पेसिफिक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, आप उसी फंक्शन को यूज करो और किसी और दूसरे को उसको यूज करने की परमिशन नहीं देता है। तो एम्बेडेड सिस्टम स्पेसिफिक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है हार्डवेयर के ऊपर, ठीक है। इस टाइप की सॉफ्टवेयर जैसे आप नासा की जो सैटेलाइट रन हो रहे हैं, हर जगह एम्बेडेड प्रोग्राम है। एम्बेडेड प्रोग्राम के बिना अभी कोई डिजिटल डिवाइस हो ही नहीं सकता। कैमरा है उसके अंदर एम्बेडेड प्रोग्राम है, हर जगह पे एम्बेडेड प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये होता है डिवाइस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कहा जाता है उसको। नाउ इसकी बात है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमने पहले देखा था एंटीवायरस होता है, बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे डेटा का बैकअप लेते हैं। यहाँ पे फाइल कॉम्प्रेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि हमारा जो भी फाइल्स, बहुत सारी फाइल होती है उसको कॉम्प्रेस करके छोटी साइज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो ये सारे आते हैं किसके अंडर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हियर ये बहुत बड़ी कैटेगरी, आप फाइल कॉम्प्रेशन का जो है ये भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो गोलैंग के अंदर, बैकअप रिकवरी बना सकते हो, एंटीवायरस भी बना सकते हो प्रोग्राम का इस्तेमाल करके, ठीक है। राइट नाउ हियर अभी कुछ यहाँ पे ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी दुनिया फोकट का चंदन और घिसले नंदन इस टाइप में चल रही है। ओके, जितना फोकट मिलेगा दुनिया उसके ऊपर ज़्यादा प्रिपेयर करती है। तो जो भी फोकट वाली चीज़ें होती है वो ओपन सोर्स में आती है। ओके, मतलब ओपन सोर्स एक ओपन सोर्स का मतलब ये भी होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया गया है, ओके, वो कैसे बनाया है, उसकी डिटेल्स, उसका स्पेसिफिकेशन, उसका कोड सब पब्लिकली अवेलेबल होता है। कोई भी आए उसको देखे, उसको लगता है उसके अंदर मॉडिफाई करना है वो करे, और उसकी एक ऑथोरिटी होती है। फिर उसने जो भी मॉडिफिकेशन किया है उसको दिखाना पड़ता है, वो फिर चेक करते हैं, सब टेस्ट करके अगर लगता है ओके तो फिर उसको रिलीज़ कर देते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इस तरह की जो भी ओपन सोर्स मतलब सॉफ्टवेयर होते हैं उसी को हम ओपन सोर्स बोलते हैं। तो कभी भी ओपन सोर्स अगर वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ओपन सोर्स मतलब उसका पूरा डिटेल अवेलेबल होता है, कोड अवेलेबल होता है, ठीक है। और ओपन सोर्स जो है वो मैक्सिमम फ्री होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है प्रॉप्राइटरी। आता ओपन सोर्स में जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर, लिनक्स है, अपाची है, GIMP है, गोलैंग भी ओपन सोर्स है,
ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद आता है प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ओके, अब ये जो प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर है दैट इज ओन एंड लाइसेंस बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी। तो कोई कंपनी एक सॉफ्टवेयर खुद बनाती है और वो बोलती है नहीं मैं इसको किसी को सीक्रेट नहीं बताऊंगा, ये मेरे पास ही रहेगा, मैं सिर्फ लोगों को यूज़ करने के लिए दूंगा और उसके बदले में चार्ज करूंगा पैसे। तो इस टाइप की जो भी सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट होता है उसी को प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि प्रॉप्राइटरी में विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये प्रॉप्राइटरी है। ओके, क्योंकि आपको विंडोज़ लाइसेंस परचेस करना पड़ता है, फ्री में नहीं मिलता है, लेकिन लिनक्स फ्री में मिलता है आपको। उसके बाद है एडोबे फोटोशॉप है, ये भी फ्री में नहीं मिलता है, इसका लाइसेंस परचेस करना पड़ता है। तो ये क्या है, ये है प्रॉप्राइटरी सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ आती है कि फिर व्हाई देयर इज द नीड ऑफ द ओपन सोर्स। ओपन सोर्स की ज़रूरत क्या है? तो ओपन सोर्स की ज़रूरत इसलिए होती है कि टू रिड्यूस द मोनोपोली। ओके, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पहले इसको देखेंगे। कुछ चीज़ें हैं हमें वो भी चीज़ें कंसिडर करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, अभी उसके बाद हम देखेंगे क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसे को सास बोला जाता है। सास का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। ओके, मतलब हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। ओके, तो हम सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस के तौर पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हियर इज अ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर ऑफन कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज इज डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट एंड कैन बी एक्सेस वाया ब्राउजर विदाउट इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो सास का मतलब यही होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। मतलब हम क्या करते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू सर्विस देते हैं ओवर द नेटवर्क, इसी को हम सास कहते हैं। ओके, here Kishore, please mute your mic. Yeah. Okay. तो हम सॉफ्टवेयर की सर्विस प्रोवाइड करते हैं ओवर द इंटरनेट। ओके, तो हम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं और उस सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के ज़रिए कोई भी एक्सेस कर सकता है और उसकी सर्विस यूज कर सकता है। इस तरीके के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसी को हम बोला जाता है क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब क्लाउड का मीनिंग क्या होता है नॉर्मली? अब इस यहाँ पे एग्जांपल में देखो, गूगल वर्क स्पेस है, माइक्रोसॉफ्ट 365, ड्रॉपबॉक्स, सेल्सफोर्स, ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मतलब ये सॉफ्टवेयर एक जगह पे रखे वाले हैं और वहाँ से कोई भी इसको परचेस करके इसको यूज कर सकता है, इसकी सर्विसेज यूज कर सकता है। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्लाउड का मीनिंग क्या होता है? बहुत बार हमने देखा है क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्लाउड का मीनिंग क्या होता है? अब क्लाउड का मीनिंग ये होता है कि क्लाउड मतलब क्या है, रियल लाइफ में हमारा जो क्लाउड की जरूर ऊपर रहता है हमारे। ओके, मतलब कोई भी आदमी उसके नीचे आता है। ओके, वो सबके ऊपर होता है और क्लाउड सब चीज़ें कवर करता है, कोई भी क्लाउड को देख सकता है। तो इसी हिसाब से क्या है, क्लाउड एक सेंट्रल लोकेशन बनता है और कोई भी नीचे से उसको देख सकता है। मल्टीपल पर्पज कैन एक्सेस टू द सिंगल क्लाउड। ओके, तो हेयर क्लाउड जो है वो एक है और उसको देखने वाले मतलब एक्सेस करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं एक ही क्लाउड को। बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखा और उन्होंने एक सेपरेट कंप्यूटर सिस्टम बनाया है, सर्वर बनाए हैं और एक सेंट्रलाइज लोकेशन बनाया है जिसके अंदर उन्होंने सारे सॉफ्टवेयर वगैरह बना के रखे जो कि लोगों को चाहिए, जिसकी ज़रूरत। तो वो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है लोगों को उनके कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की बजाय उनको बोला गया है कि भाई तो आप इसको परचेस करो और आपको खुद को इसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं, हम सब मैनेज करेंगे। आप सिर्फ आपके ब्राउज़र में जाके इंटरनेट पे उसको एक्सेस करो और काम करो और ख़त्म। आपको ना खुद का कंप्यूटर सिस्टम मैनेज करना है ना खुद का कुछ नहीं करना है, वो सब हम कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्लाउड बेस में वो लोग आपको हार्डवेयर भी प्रोवाइड कर देते हैं, आपके सर्वर भी प्रोवाइड कर देते हैं कि आप अपने कंप्यूटर से एक्सेस करो सर्वर को, हम सब आपको प्रोवाइड करेंगे, हार्डवेयर प्रोवाइड करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो यही होता है क्लाउड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्लाउड के ऊपर ये जो गोलैंग है, गोलैंग की स्पेशलिटी है क्लाउड बेस्ड टूल बनाने के लिए गोलैंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गोलैंग के अंदर बहुत सारी पावर है। पावर इन द फॉर्म ऑफ इट हैज़ अ ग्रेट सपोर्ट फॉर कॉन्करेंसी, स्केलेबिलिटी। मतलब गोलैंग इफ़िशिएंटली हार्डवेयर का यूज़ कर सकता है, इफ़िशिएंटली हार्डवेयर को मिनिमम स्पेस और मिनिमम टाइम के हिसाब से हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर को रन कर सकता है। तो जो भी क्लाउड बेस्ड टूल होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको हेवी लोडेड सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है लेकिन उसको एक्सेस करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर बहुत हेवी होते हैं, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम मेमोरी और मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम लगता है।
तो क्लाउड बेस्ड टूल जो होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो गो के अंदर बनाए जाते हैं क्योंकि गो की वही स्पेशलिटी है। ओके, तो क्लाउड बेस्ड सिस्टम की बहुत डिमांड है मार्केट में। क्लाउड बेस्ड सिस्टम अभी क्लाउड ही चलने वाला है क्योंकि लोग अभी फिजिकल कंप्यूटर डिवाइस यूज़ करने नहीं वाले हैं, खुद कोई करने नहीं वाले हैं। अभी सब क्लाउड पे ही काम चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे गोलैंग की एक स्पेशलिटी है कि क्लाउड बेस्ड टूल आप बना सकते हो जो कि हाई ऑप्टिमाइज होंगे, हाई प्रोसेसिंग पावर होगी, मतलब वो हाई स्केलेबल होंगे, ठीक है। स्केलेबल का मतलब ये होता है कि इस तरीके का सॉफ्टवेयर सिस्टम है या क्या जो भी कुछ है वो स्केलेबल है, मतलब वो मैक्सिमम लोड को हैंडल कर सकता है। ओके, जैसे डॉकर है, कुबरनेट्स है, ये गोलैंग के अंदर बना है। जो आप डॉकर यूज़ करते हो आपको पता होगा शायद, डॉकर, कुबरनेट्स ये गोलैंग के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। तो गोलैंग इज वन ऑफ द वेरी फास्टेस्ट लैंग्वेज देन जावा, पाइथन एल्सो। Java is faster than Python, and Golang is 50% faster than Java. So here think about that the power of the Golang is very increasing in a day by day. Okay, तो ऐसा नहीं कि जावा को गोलैंग रिप्लेस करेगा, देयर इज देयर ओन स्पेशलिटी। तो गोलैंग की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे आप हाई परफॉर्मेंस, हाई स्केलेबल एप्लीकेशन बना सकते हो, हाई कंकरेंसी यूज़ कर सकते हो, मतलब साइमल्टेनियसली आप मल्टीपल प्रोसेसर पे आपका प्रोग्राम रन कर सकते हो, मल्टीपल प्रोसेसर का बेहतर तरीके से ऑप्टिममली इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो हियर क्लाउड बेस्ड जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर अभी क्लाउड बेस्ड हार्डवेयर भी प्रोवाइड किया जाता है, उसको IaaS कहा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और द इंटरनेट, उसी को हम क्लाउड बोला जाता है, ठीक है। सो राइट नाउ हियर उसके बाद आता है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ओके, अब यहाँ पे ये भी एक कैटेगरी अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग है मार्केट में, डिमांडिंग है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्योंकि अभी लोगों वेब मतलब लोग अभी ब्राउज़र पे जाके सिस्टम यूज़ करना पसंद नहीं कर रहे। अब लोगों को मोबाइल चाहिए क्योंकि मोबाइल ये हमारे डे बाय डे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, और मोबाइल के ज़रिए शायद ही हम जी पाएंगे, मतलब इतनी ख़राब कंडीशन अभी है। लेकिन मोबाइल हमें बहुत कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, मोबाइल हमें, मोबाइल के ज़रिए हम कंफर्ट प्रोवाइड करता है कि हम सारी चीज़ें हमारे हाथ में कर सकते हैं। अभी इतना मोबाइल के अंदर पावर आ चुका है, और इसलिए इंटरनेशनल मोबाइल मार्केट बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत ग्रो हो चुका है, और सारी चीज़ें इन्वेंशन, रिसर्च, R&D मोबाइल के अंदर हो रही है अभी, ठीक है। एडवांस फीचर्स आ रहे हैं, एडवांस हार्डवेयर आ रहे हैं, एडवांस सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है करियर के लिए, क्योंकि मोबाइल ऐप्स, बहुत सारे ऐप्स अभी मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, बहुत सारे ऐप्स प्ले स्टोर पे है, चाहे एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल ऐप हो या फिर iOS बेस्ड मोबाइल ऐप हो, लेकिन मोबाइल ऐप की बहुत डिमांड है मार्केट में, ठीक है। तो हियर अब जो मोबाइल ऐप में है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे नेटिव ऐप आता है। ओके, नेटिव ऐप्स आता है। तो नेटिव ऐप का मतलब ये होता है कि ऐसे एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, ओके, जो कि डायरेक्टली उस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होते हैं। इस तरीके की जो भी एप्लीकेशन होती है उसको नेटिव ऐप कहा जाता है। तो नेटिव ऐप का मतलब यही है कि मैंने एंड्रॉयड स्पेसिफिक ऐप बनाया है तो डायरेक्टली एंड्रॉयड के मशीन पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा। स्पेसिफिक एंड्रॉयड मशीन के लिए ऐप बनाए तो ये नेटिव ऐप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्ड स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर मोबाइल प्लेटफॉर्म, जैसे कि iOS है, एंड्रॉयड है, ओके। तो ये क्या हो गए, नेटिव ऐप कहा जाता है। अभी वेब ऐप, मोबाइल्स जो भी वेब ऐप होते हैं, जैसे मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट होती है दैट लुक एंड फंक्शन लाइक ऐप बट रन इन अ ब्राउज़र, एग्जांपल गूगल डॉक्स मोबाइल वर्जन। तो अभी यहाँ पे मोबाइल वेब ऐप भी एक इस तरीके के वेब ऐप बने हुए हैं जिसको हम प्रोग्रेसिव भी वेब ऐप बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि मोबाइल ऐप जैसा ही लुक एंड फील प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो मोबाइल ऐप नहीं होते, वो ब्राउज़र पे रन होते हैं। ओके, अभी एक फ्लटर टेक्नोलॉजी आया है, फ्लटर के अंदर आप एक ही ऐप को मोबाइल पे भी रन, मोबाइल एंड्रॉयड भी ऐप बना सकते हो, iOS भी बना सकते हो और वेब ऐप भी बना सकते हो। तो फ्लटर अभी बहुत मार्केट में बूमिंग होने वाला है, वो भी फ्यूचर है मोबाइल ऐप टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। उसकी बात होता है हाइब्रिड ऐप होता है, तो ऐप दैट यूज अ वेब टेक्नोलॉजी बट आर रैप्ड इन अ नेटिव कोड फॉर मोबाइल प्लेटफॉर्म, उसी को हम हाइब्रिड ऐप बोलते हैं। तो हाइब्रिड ऐप का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप एक ऐप बनाते हो और फिर वो ऐप मोबाइल के ऊपर रन करते हो। तो हाइब्रिड ऐप एक स्लो होता है कंपेयर टू नेटिव ऐप, क्योंकि हाइब्रिड ऐप को बहुत सारे लेयर से गुजरना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने तक। जैसे आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो या फिर
iOS यूज़ कर रहे हैं। लेकिन नेटिव ऐप में ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्युनिकेट करता है, वो कोई ट्रांसलेट नहीं करता। तो हाइब्रिड ऐप जो होता है, तो मार्केट में अभी हाइब्रिड ऐप की भी बहुत सारी डिमांड है, जैसे कि रिएक्ट नेटिव का इस्तेमाल होता है, उसके बाद होता है हाइब्रिड ऐप के लिए फ्लटर यूज़ हो रहा है, अभी आयोनिक यूज़ हो रहा है, नेटिव स्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है। तो इनमें से सबसे अभी हाइब्रिड में हाई डिमांडिंग में है रिएक्ट नेटिव, जो कि मैक्सिमम यूज़ होता है हाइब्रिड ऐप में। और रही बात नेटिव की, तो अभी नेटिव में एंड्रॉयड के लिए जावा लैंग्वेज यूज़ होता था, लेकिन अभी ऑफिशियल लैंग्वेज जावा गूगल ने निकाला, अभी कोटलिन बना दिया है ऑफिशियली, ठीक है। और रही बात आईओएस के लिए, तो पहले ऑब्जेक्टिव सी था, अभी स्विफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी डिटेल्स भी आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर हम जब चीज़ें इसके अंदर हम उतरे हैं, तो हमें ये नॉलेज होना ज़रूरी है, तो इससे हमें पता चलता है कि क्या और कैसी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको इम्पोर्टेंस होता है। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मोबाइल ऐप भी जो होता है मोबाइल ऐप, तो मोबाइल ऐप एक स्मॉल होता है, मतलब मोबाइल जो होता है वो डिवाइस की कैपेबिलिटी स्मॉल होती है कंपेयर टू कंप्यूटर सिस्टम, ओके। तो मोबाइल के अंदर लिमिटेड प्रोसेसर का स्पीड होता है, लिमिटेड मेमोरी। अभी कंप्यूटर मोबाइल के अंदर भी बहुत सारी मेमोरी आ चुकी है, लेकिन वो कंप्यूटर जो होता है हमारा, जैसे डेस्कटॉप लैपटॉप, उसको बीट नहीं कर सकता अभी भी, क्योंकि मोबाइल एक लो रिसोर्स ऐप डिवाइस माना जाता है, मतलब उसकी कैपेबिलिटी कंप्यूटर जितनी हाई नहीं है, आप कितना भी कुछ प्रोसेसर डालो या कुछ भी करो, ये फैक्ट है। तो मोबाइल के अंदर हम एक लिमिटेड वर्कलोड एप्लीकेशन चला सकते हैं। अगर आपको कोई एआई एप्लीकेशन बनाना है, इमेज प्रोसेसिंग का कोई भी करना है, तो आप मोबाइल ऐप में नहीं कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल ऐप में उतनी पावर हाई नहीं होती है कि आप वो डिवाइस उतना कंप्यूटेशन करके, स्टोरेज वगैरह यूटिलाइज करके वो आपको नहीं परफॉर्मेंस देगा। तो इसलिए जो भी मोबाइल ऐप होते हैं उनको फुल्ली फंक्शनल बनाने के लिए वेब ऐप का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे वेब ये सबसे बड़ा कैटेगरी होता है कि वेब के सिवा ना मोबाइल ऐप बनता है, ना कोई कुछ बन ही नहीं सकता। कि वेब ऐप जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम पे हम एक बड़े सर्वर पे वो रन करते हैं और उसी को शेयर करते हैं अक्रॉस दी नेटवर्क, ओके। और वेब ऐप के अंदर हम डेटाबेस सिस्टम होता है बहुत बड़ा, एक ही जगह पे रखते हैं सारी चीज़ें, तो वहाँ से सारी चीज़ें शेयर होती है, फिर चाहे वो एंड्रॉयड ऐप हो या आईओएस हो या फिर ब्राउज़र हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो वेब ऐप सबसे बड़ा कैटेगरी है, और जितना स्कोप वेब ऐप में है उतना अभी फ़िलहाल तो भी किसी चीज़ में है नहीं। चाहे आप एआई बनाओ, मशीन लर्निंग, चैट जीपीटी भी आप एक्सेस करते हो, तो क्या करते हो, वेब पे एक्सेस करते हो चैट जीपीटी, ओके। और मतलब आप वेबसाइट पे जाते हो www.chatgpt.com डालते हो, तो आपको वेब पे ही सब हो रहा है। जहाँ पर बात आती है किसी प्रोग्राम की सर्विस से ओवर द नेटवर्क शेयर करना, तो वेब की सिवा आपको ऑप्शन है ही नहीं दे रही। So web is the biggest category, and in which the lot of projects are developing, and you have the opportunity, job vacancy, and that's why it has the huge scope. तो इसलिए वेब डेवलपमेंट अभी भी नंबर 1 पे है, चाहे ए आई आ जाए या कोई भी साइबर सिक्योरिटी वगैरह, ये कुछ है नहीं इसके अभी सिर्फ वेब है। वेब के ऊपर ही सारी चीज़ें हो रही है, चाहे मशीन लर्निंग हो, कुछ भी हो। आप कितना ही भारी एआई प्रोग्राम करो, अगर उसको आप शेयर नहीं कर पाते ओवर द नेटवर्क, तो कुछ काम का नहीं है, ठीक है। काम करने मतलब ये नहीं कि हम जो भी प्रोग्राम हमें कैसा चाहिए कि हम कहीं से भी उस सिस्टम को एक्सेस करना हमें आना चाहिए, तभी जाके हम वो सिस्टम बेहतर तरीके से हम मानते हैं। इसलिए जो पहले डेस्कटॉप एप्लीकेशन थे वो सारे बंद हो चुके हैं, उसको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कहा जाता था, क्योंकि एक कंप्यूटर मशीन के ऊपर हम इंस्टॉल करते थे और उस मशीन के अलावा कहीं पर एक्सेस नहीं कर पाते थे। तो इसलिए अभी उसका ट्रेंड कम हो गया है, जहाँ पे हाई सिक्योरिटी का इश्यू है वहीं पे उस ऐप को यूज़ किया जाता है। तो अभी वेब के ऊपर ही सब काम हो रहा है सारी चीज़ें, तो अभी इसकी वजह से थोड़ा सा उसका मार्केट अभी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सो ये था आपके सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो चीज़ें यहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर कौन से, उसकी कैटेगरी, ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे हमने देखी है, ठीक है। तो गाइज एनी डाउट सो फार, किसी को कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है इसके अंदर? सर युटिलिटी सॉफ्टवेअर काय असतं? हाँ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का मीनिंग देखो, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे रियल लाइफ में यूटिलिटी कौन सी होती है।
जो कि हमें कोई काम करने में आसानी प्रोवाइड करती है। इस तरीके के कुछ टूल्स होते हैं, कुछ भी चीज़ जो कि हम किसी काम करने में हमें आसानी होती है। ओके, उसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यूटिलिटी का कोई एग्जांपल है, जैसे कि हम सीढ़ी चढ़ रहे, सीढ़ियाँ चढ़ रहे, तो सीढ़ी चढ़ने के लिए हमें सीढ़ी तो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन चढ़ने के लिए कोई आसानी हो जाए तो वहाँ पे कोई एक यूटिलिटी होती है। जैसे कि मानो कि कोई हमने शूज़ पहने तो वो चढ़ते वक्त जंप करेंगे, तो काम तो आप चढ़ने का कर रहे हो, ऑलरेडी स्टेयर भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे आपको उस काम में आसानी करने के लिए कुछ अलग एक्सटर्नल चीज़ें होती है, उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं। जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑलरेडी हमारे पास कंप्यूटर है, सब चीज़ें हो रही है, लेकिन हमें उसके वायरस निकालने के लिए एक एक्सटर्नल प्रोग्राम है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो उसकी मदद से हम निकाल पा रहे हैं उसको। जैसे फाइल मैनेजमेंट टूल्स होता है, जैसे मानो कि मेरे पास ऑलरेडी सी ड्राइव फुल हो चुका है और दूसरा ड्राइव एम्प्टी है, लेकिन सी ड्राइव का स्पेस मुझे बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाए? तो फिर वहाँ पे कोई अलग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि डिस्क मैनेजमेंट बोल के विंडोज़ के अंदर है, उसका यूज़ करके आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यूटिलिटी मतलब इससे सपोर्टिव सॉफ्टवेयर्स होते हैं दैट यूज टू परफॉर्म सम टास्क दैट हेल्प अस टू मेक आवर टास्क इन अ कंफर्ट जोन और इन अ सिंपल वे। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जिस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है, इसके अंदर कोई अलग टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होता है, लेकिन उसको अलग अलग कैटेगरी से नाम दिया है हमने। ठीक है, जैसे कि अपना कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर और स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, दोनों भी मैथमेटिक्स से यूज़ हो रहा है ना, लेकिन उसके ऑपरेशन के हिसाब से हमने नाम दिया है। स्टैंडर्ड आता है तो एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, साइंटिफिक आता है तो थोड़े अंडरस्कोर थीटा रेटा कॉस साइन, ये चीज़ें हम कर पाते, लेकिन बोथ आर द मैथमेटिक्स। ओके, तो इस तरीके से कंसेप्चुअली सारी चीज़ें डिवाइड हो चुकी है यहाँ पे। और यही मैंने आपको बोला कि कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आता है, चीज़ें कॉन्सेप्चुअल, तो फिर आपको सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर? ओके, अब उसके बाद आता है नेटवर्किंग कंपोनेंट। जैसे हमने सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में देखा था, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर के टाइप्स देखे, सारी चीज़ें देखे। अभी हम देखेंगे नेटवर्किंग कंपोनेंट के बारे में। ओके, तो ये कंपोनेंट आपके लिए बहुत मैटर करता है। जब भी आप वेब पे काम करते हो, लैंग्वेज पढ़ते हो, तो ये कंपोनेंट आपके लिए बहुत यूज़ होता है, और इसके ऊपर एक स्पेशल प्रोग्रामिंग होती है, उसी को हम सॉकेट प्रोग्रामिंग कहते हैं। ओके, अब ये सॉकेट क्या है, ये क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कोई बताते नहीं है। ओके, आपको क्लास करते हो, कोर्स करते हो, ये चीज़ें आपको बताई जाती नहीं हार्डवेयर रिलेटेड, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हार्डवेयर तक इस्तेमाल करना, ये तो आप भूल ही जाओ वो सारी चीज़ें। मुझे इट्स अ रियलिटी इन द मार्केट। ओके, सो हियर नेटवर्क कंप्यूटिंग में जैसे कि ये ऑप्शनल कंपोनेंट होते हैं, मतलब ये कंपोनेंट अगर कंप्यूटर के अंदर नहीं भी होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कंप्यूटर सिस्टम वर्क होता है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले देखा था, ये कंपलसरी कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि हमने हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस, ये कंपलसरी है, बिकॉज विदाउट इनपुट डिवाइस हम कमांड ही नहीं दे पाएंगे कंप्यूटर सिस्टम को, माउस नहीं, कीबोर्ड नहीं, तो कैसे यूज़ कर पाएंगे? तो ये तो हमारे लिए कंपलसरी है। मॉनिटर है, आउटपुट के लिए स्क्रीन ही नहीं है तो हम कैसे यूज़ कर पाएंगे? ये भी कंपलसरी है। प्रोसेसर तो ये तो हार्ट है यार, मतलब यही ब्रेन है, सब काम करता है। मेमोरी, इसके बिना भी काम नहीं हो सकता। हाँ, सेकेंडरी मेमोरी है यहाँ पे, तो सेकेंडरी मेमोरी जो हमारे पास है, ये भी हमें चाहिए होती है कि अगर हमारा मेन मेमोरी कंप्यूटर ऑफ होने के बाद कहाँ से डेटा उठाएंगे हम स्टार्ट करने के लिए, तो ये भी हमें ज़रूरी है। मदरबोर्ड भी ज़रूरी है, पावर सप्लाई भी ज़रूरी है। लेकिन नेटवर्किंग कंपोनेंट होते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, कि ज़रूर नहीं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट एक्सेस होना ही ज़रूर नहीं, विदाउट एक्सेस का भी चल सकता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस होता है, उसको हम हमारे हर एक कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, उसको बोला जाता है NIC कार्ड बोला जाता है, आपने सुना भी होगा। सो इट अलाउ द कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द नेटवर्क, वाईफाई अडाप्टर, इथरनेट कार्ड। तो कंप्यूटर के अंदर एक हार्डवेयर होता है, उसको हम नेटवर्क इंटरफेस बोला जाता है। ओके, सो ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है NIC, ये हार्डवेयर का मेन पर्पज़ होता है कि आप किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हो यूजिंग वाईफाई, इथरनेट। और इथरनेट का मतलब क्या होता है कि वायर्ड कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी के भी प्रकार होते हैं, जैसे वायरलेस होता है, वायर्ड होता है। वायर्ड आता है तो इथरनेट आता है, वायरलेस जो आता है वहाँ पे आपका ये आता है, ब्लूटूथ आता है, इंफ्रारेड आता है, वहाँ पे रेडियो जो है आता है। तो यहाँ पे वाईफाई जो होता है, यहाँ पे वायरलेस, इसको इंटरनेट कहा जाता है, वायरलेस लैन कहा जाता है, उसी को हम वाईफाई बोलते हैं।
तो वाईफाई का मतलब ये होता है वायरलेस लैन होता है, ठीक है। तो ये जो भी वायरलेस या जो भी अदर नेटवर्क्स है उसको हमें कनेक्ट करना है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ, तो यहाँ पे आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना ज़रूरी होता है। तो हमारे प्रोग्रामिंग करते वक्त हमें जब भी जैसे भी डेटा सेंड करना होता है, ओके, जैसे कि मान लो कि मुझे मेरे कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क से डेटा रीड करना है, फिर किसी नेटवर्क को डेटा भेजना है, तो हमें इस कार्ड को एक्सेस करके भेजना पड़ता है, ओके। और यहाँ पे जो सिस्टम वर्क होता है उसी को सॉकेट बोला जाता है। तो सॉकेट इज़ वन एंड ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। तो विद द हेल्प ऑफ द सॉकेट हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं एनआईसी को सॉकेट के ज़रिए, और हम काम कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सअप होता है, व्हाट्सअप के अंदर देखो सॉकेट प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया गया है। मतलब जैसे भी आप नॉर्मली क्या होता है कि क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, ओके। तो नॉर्मली ऑपरेशन कैसे होते हैं कि क्लाइंट एक सर्वर होता है, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और उसके हिसाब से सर्वर काम करता है, ठीक है, क्लाइंट को रिस्पॉन्स आता है। लेकिन अगर एक क्लाइंट को दूसरे क्लाइंट को मैसेज भेजना है, उसको बोला जाता है पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। क्या कहा जाता है? पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। मतलब डायरेक्टली ये दो क्लाइंट है, दो मोबाइल है, ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे विदाउट हैविंग ए थर्ड सर्वर। लेकिन अब ये तो पॉसिबल है ही नहीं। पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ और इंफ्रारेड। इसके ज़रिए हम डायरेक्टली पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, दोनों डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करके दोनों के बीच में काम होता है, ठीक है। लेकिन जब हम यूज़ करते हैं वेब टेक्नोलॉजी के अंदर तो दो डायरेक्टली पीयर टू पीयर काम होता ही नहीं है, ओके, क्योंकि इस डिवाइस को और इस डिवाइस के साथ वेब कनेक्टिविटी होती नहीं है। तो जैसे हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप तो वेब पे काम करता है, क्योंकि वो सारे वेब HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही सर्वर का डेटा फेच करता है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन आता है सर्वर, और ये दो और मल्टीपल क्लाइंट होते हैं, उस सर्वर के साथ मिलके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि मान लो कि डेटाबेस के अंदर मैंने एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, तो इस डिवाइस को कैसे पता चलेगा, इसको कैसे पता चलेगा कि रिकॉर्ड डिलीट हुआ है? ये जब रिफ्रेश करेगा तब जाके नया डेटा फेच करेगा, तब इसको पता चलेगा कि डिलीट हुआ है। लेकिन व्हाट्सएप के अंदर एक फीचर आपने देखा है कि मैं किसी मैसेज को डिलीट करता तो वो बोलता है डिलीट फॉर एवरीवन, और जैसे मैं क्लिक करता तो सबके मोबाइल के डिलीट होते हैं। अब ये क्या है? तो यहाँ पे यूज़ होता है सॉकेट प्रोग्रामिंग। तो ये यहाँ पे ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को एक्सेस करके वो किया जाता है। तो हम भी कर सकते हैं, हमें आता है, नो वरी, हम भी कर सकते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल हो रहा है, ये आपको इसके पीछे का साइंस पता होना ज़रूरी है। सिर्फ प्रोग्रामिंग करने से आप नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए मुझे कहाँ जाके क्या करना है, क्या करना है, किसको एक्सेस करना है। इसलिए ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है ना। उसके बाद होता है जैसे नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे मैनेजमेंट कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क, एग्जाम्पल वेब ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट्स वगैरह। तो नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि एक वन थिंग कनेक्ट टू द अदर थिंग सो दे कैन ट्रांसफर द डेटा बिटवीन देम, मतलब नेटवर्क। तो नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं एक दूसरे के साथ डेटा सेंड करते हैं, जैसे वेब ब्राउज़र है, ईमेल क्लाइंट्स है, ये क्या है? ये नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर उसको कहा जाता है। मतलब इसके ज़रिए हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एज ए नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, ओके ना। यहाँ पे यूज़र्स, अभी ये भी चीज़ आपको पता होना जरूरी है कि कंप्यूटर के यूज़र कौन कौन हो सकते हैं। अभी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम कोई यूज़ कर रहा है तो उसका यूज़ मतलब कोई तो भी यूज़ करने वाला है ना उसका। तो अभी यूज़र कौन कौन हो सकते हैं, ओके। तो जैसे कि ह्यूमन और ऑटोमेटेड एंटिटी दैट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइडिंग इनपुट और रिसीविंग आउटपुट। तो कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने वाले यूज़र दो कैटेगरी के होते हैं। एक तो कोई ह्यूमन हो सकता है जो कि लाइव एक्शन करके बटन क्लिक करता है, टेक्स्ट इनपुट करता है, कुछ भी करके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट होता है और इनपुट देता है और आउटपुट लेता है, ये होता है ह्यूमन, ठीक है। पर ह्यूमन के अलावा क्या होता है, कोई ऑटोमेटेड एंटिटी, मतलब ऐसा कोई भी एक सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कि खुद कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट होता है, ओके। ये दो टाइप के यूज़र्स हो सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द सर्विसेज टू द यूज़र, ओके, इट प्रोवाइड द इंटरफेस टू द यूज़र। तो यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू एक्सेस द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स व्हाट, हम यूज़र है, मेरे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क है, उसके अंदर उसका काम क्या है, डेटा को स्टोर करना। लेकिन मैं विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के अंदर डेटा स्टोर नहीं कर सकता। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, मुझे
हार्ड डिस्क की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा और मैं ऑप्शन देगा, फिर मैं उसके ऊपर राइट बटन क्लिक के फोल्डर बना के फाइल बना सकता हूँ। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है हार्डवेयर की फंक्शनलिटी को कैसे यूज़ करें, और फिर हम जो एक्शन करेंगे लास्ट में वो उसके ऊपर सेव करके रखेगा। ठीक है, ये एक हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र। और दूसरा यूज़र क्या है, एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रिक्वायर्ड द हार्डवेयर सर्विसेज। जैसे हमने गोलैंग के अंदर सॉफ्टवेयर बनाए, जावा के अंदर सॉफ्टवेयर बनाए, और उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम किसी फाइल को रीड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बात आ गई हार्डवेयर एक्सेस की। तो डायरेक्टली हमारा जो सॉफ्टवेयर बनाया हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो डायरेक्टली जाके हार्ड डिस्क की फाइल रीड नहीं कर सकता, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए जाना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी को कंट्रोल नहीं देता, बिकॉज दिस आर वेरी हाई सिक्योर एंड हाई कॉन्फिडेंशियल होता है, जो कि हर एक हार्डवेयर की डिटेल एक्सपोज नहीं करता। किसी को हार्डवेयर एक्सेस करना है तो उसके थ्रू ही जाना पड़ेगा, अगर उसने डिसअलाउड कर दिया तो नहीं आपको हो सकता है। और फिर वो परमिशन डिनाइड, रीड परमिशन, राइट परमिशन हम देते हैं, वो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही हम सेट करते हैं। तो कोई अदर प्रोग्राम भी है हार्डवेयर को एक्सेस करना चाहता है तो वो भी एक यूज़र होता है। तो इस तरीके से दो टाइप के यूज़र होते हैं, एक होता है ह्यूमन होता है और दूसरा होता है ऑटोमेटेड एंटिटी। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को और उससे सर्विसेज ले रहा है, या फिर जो भी यूज़र हमारे सॉफ्टवेयर के होते हैं तो यहाँ पे ह्यूमन होता है, या फिर कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है कि जो दूसरे सॉफ्टवेयर को रिक्वेस्ट भेज सकता है। ठीक है, तो यूज़र ये आपके दो टाइप के होते हैं। ओके, तो हियर अभी हमने आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें देखी है। ठीक है, तो चलो अभी हम थोड़ा सा ओपन सोर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा ओपन सोर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन सोर्स, अभी आपको पता है कि ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी क्यों आती है मार्केट में। ओके, तो इसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए और उसका कोई तोड़ ही नहीं है तो वो राज करेगा पूरी दुनिया पे, वो अपने हिसाब से लोगों को चलाएगा। तो ये तो फिर जो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके सिवा काम ही नहीं हो सकता। तो इसके लिए फिर जो लोग होते हैं वो अल्टरनेट निकाल के लोगों को फ्री में चीज़ें प्रोवाइड कर देते कि भाई आप इसके चक्कर में मत पड़ो, इनका वैल्यू कम कर देते हैं, ताकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन सबके ऊपर भारी ना पड़े और सबके ऊपर वो राज ना करे। इसलिए ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी अपने अपने हिसाब से ओपन सोर्स फ्री चीज़ें आपको देती है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन सारे लोगों की जाल में ना फंसो। ओके, अब सबसे बड़ा और एक ड्रॉबैक होने वाला है, जैसे चैट जीपीटी। अभी चैट जीपीटी आया है, तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अभी बहुत सारे लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी क्रिएटिविटी ख़त्म हो चुकी है। अभी हर कोई मेहनत करना नहीं चाहता है, दिमाग को चलाना नहीं चाहता है, क्योंकि सब बोलते हैं चलो चैट जीपीटी करवा के देगा, और करवा के दे रहा ही है। कोई भी प्रोग्रामर अभी कोडिंग कर ही नहीं रहा है, वो बोल चैट जीपीटी को बोल रहा है ये करके दो, वो करके दे रहा है, सब कुछ खाली उठा रहा है, डाला है। मतलब क्रिएटिविटी नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी ख़त्म होते जा रहा है। और अभी सबसे ज़्यादा मार्केट में जो AI टूल आए हैं, जैसे कि ये असिस्टेंस चार्ट बोर्ड, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है, गूगल का जेमिनी AI है, और ये चैट जीपीटी ओपन सोर्स है, ओपन AI वाला का। ठीक है, तो अभी मार्केट में तीनों फिलहाल टॉप लेवल पे है, और तीनों से बेस्ट सबसे चैट जीपीटी माना जा रहा है। ओके, लेकिन कुछ अलग चीज़ों में अगर आपको कोई माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के साथ ऑटोमेट करना है तो को पायलट अभी बेस्ट है, वो कि ऑटोमेट प्रेजेंटेशन ये बनाता है वो सारी चीज़ें। अगर आपको लगता है कि कोडिंग या फाइल डेटा एनालिसिस करना है तो चैट जीपीटी द बेस्ट मॉडल है। अगर आपको लगता है कि कुछ एडवांस डेटा या और कुछ चीज़ें चाहिए तो जेमिनी AI इज़ द बेस्ट, और स्पेशली हेल्थ केयर के अंदर। तो हर एक इसका अलग अलग है, लेकिन बीइंग द कोडर यहाँ पे चैट जीपीटी इज़ द नंबर 1 कोडिंग के लिए, तो बहुत बेहतर तरीके से उसके अंदर सोल्यूशन होते हैं चैट जीपीटी के। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये AI टूल आने से बजाय हम काम करना छोड़ ही दे रहे हैं, हम खुद काम ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि सब कुछ वही करके दे रहा है। अब यहाँ पे चैट जीपीटी का अभी नया मॉडल लॉन्च हुआ है, तो उन्होंने अब पहले 2000 रुपये पर मंथ किया था चार्ज। तो उसमें से भी क्या है कि आपको 40 प्रॉम्प्ट ही दिए जाते 3 घंटे के लिए। 40 प्रॉम्प्ट खत्म हुए तो 3 घंटे के बाद ही आप उसको यूज़ कर पाओगे प्रीमियम मॉडल को। फिर आपको चैट जीपीटी 4.0 जो है दिया है 4.0, उसके अंदर 80 प्रॉम्प्ट दिए हैं, वो ख़त्म होने के बाद आप फिर 4 घंटे बाद यूज़ कर सकते हो। तो अभी ये थोड़े रिस्ट्रिक्शन आ चुके हैं। ओके, तो अभी
ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के अभी काम शुरू हुआ है, जो कि ये सारे पेड चल रहा है सारी चीज़ें, इसको भी फ्री करने का काम चल रहा है अभी ओपन सोर्स वालों का, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में बहुत चिंता जताई है कि ये लोग दुनिया पे राज करेंगे, क्योंकि ये लोगों ने पहले क्रिएटिविटी ख़त्म कर दी, लोग दिमाग चलाना नहीं चाहते। अगर आप देखोगे तो पहले सबसे टॉप में स्टैक ओवरफ्लो था, जो कि सॉल्यूशन देता था। अब स्टैक ओवरफ्लो पे कोई जा ही नहीं रहा है, ना कोई ब्लॉग रीड कर रहा है, ना कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें यहीं पे मिल रही है आपको, वो भी आपके रिक्वायरमेंट के स्पेसिफिक। तो अभी गूगल के ऊपर भी, गूगल सर्च इंजन का भी रेशियो देखो बहुत डाउन हो चुका है, क्योंकि लोग गूगल पे जा ही नहीं रहे सर्च करने के लिए, कुछ भी चाहिए तो चैट जीपीटी। उस दिन मुझे गांव जाना था, तो मैंने चैट जीपीटी के लिए अपना इंडिया का डाल दिया कि इस गांव को जाना है, तो उसने इतना एक्यूरेट एड्रेस दिया, रूट दिया, नेशनल हाईवे इससे भी जा सकते हैं, इससे इतना डिस्टेंस लगेगा, उतना मीन्स क्या मतलब, ये बहुत आगे की बात है यार, सोच भी नहीं सकते आपकी इतना इफ़िशिएंट डेटा का यूज हो रहा है, और ये बहुत एडवांस होने वाला है। तो यहाँ पे एक ही हमारे लिए जॉब बचेगा, जो कि रिसर्च आर एन डी हमारे लिए बचेगा, और कुछ क्रिटिकल थिंकिंग बोला जाता है, क्रिएटिविटी और R&D, जहाँ पर ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई है वहाँ पे हमारा कोई काम अभी दिख ही नहीं रहा है। सेकंड चीज़ है कि हम कुछ अलग यूनिकनेस बनाना है हमें। अभी चैट जीपीटी ये सबको सेम ही कोड देंगे, सबको सेम ही सोल्यूशन देने वाले, ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक भी बहुत है, अभी MNC कंपनी ने चैट जीपीटी को अभी बैन कर दिया है, मतलब वो यूज़ करने नहीं दे रही है MNC डेवलपर्स को। ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो डेवलपर्स का टाइम बच सकता है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ रीजंस है कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके डेवलपर खुद क्रिएटिव टास्क कर ही नहीं रहे। सेकंड चीज़ ये है कि सबको सेम कोड ही प्रोवाइड किया जा रहा है चैट जीपीटी के थ्रू। अगर उस कोड का अगर लूप होल मिल गया तो सारे सॉफ्टवेयर हैक हो सकते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अल्टीमेटली अगर बात करें तो AI आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता आपकी जॉब को, ये तो क्लियर है, ठीक है, बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जितना पहले डिमांड था उससे डिमांड तो कम होगा AI की वजह से, लेकिन आपके काम करने का तरीका बदल चुका है अभी। तो जैसे हमारा 10 साल में सिलेबस बदलता है स्कूल का, तो वैसे भी AI आने से हमारा काम का तरीका बदलेगा। अब काम नहीं बदलेगा, काम तो वही रहेगा, लेकिन काम करने का तरीका बदलेगा। और अगर हम ये तरीका सीखते हैं तो डेफिनेटली हमारी जॉब चली जाएगी नहीं, क्योंकि आप कितना भी AI ऑटोमेशन कर दो हमारी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए AI के बारे में इतना भी सोचो मत कि AI जस्ट आपकी क्रिएटिविटी करो, सारी चीज़ें किसी और पे ना सौंपो कि उसको देख के, मतलब आपको वेरीफाई भी करना आना चाहिए। क्योंकि चैट जीपीटी ने भी नीचे लिखा है कि चैट जीपीटी मिस्टेक कर सकता है, आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को वेरीफाई करके ले लो। तो अगर आपको वेरीफाई करना है तो आपको ऑलरेडी 80 to 90% स्किल होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये है कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी जो मार्केट में है उसकी वजह से बहुत सारी मोनोपोली ख़त्म हो चुकी है, वरना आज तो अब ये बहुत गंभीर विषय चैट जीपीटी का, कि सबसे पहली बात है कि हम क्रिएटिव टास्क करना भूल गए हैं, अबाउट नियर भूल ही गए। मैं भी भूल गया हूँ पहली बात, पहले जैसा मैं करता था वैसा नहीं, अब चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूँ, नोट्स निकालने में करता हूँ, कंटेंट निकालने में करता हूँ, हर जगह पे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि उसके पास वो उतना बेस्ट ऑफ द बेस्ट है उसके पास। हम कितना भी दिमाग लगाए तो हम उतना निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी मेमोरी जो होती है वो बहुत कंपेयर टू कंप्यूटर सिस्टम बहुत स्लो लेवल पे काम करती है, ओके। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि हम चैट जीपीटी को एज अ बेस और टूल के तौर पे अगर देखेंगे और हमारे इस टेक्नोलॉजी में उसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और आपको कंपनी कभी निकाल भी नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको डीप में नॉलेज लेना ज़रूरी है, स्किल लेना ज़रूरी है। AI आया है तो AI करके देगा, इसके भरोसे नहीं बैठना है आपको, ठीक है। तो अभी ओपन सोर्स पे बहुत ज़्यादा काम होता है और यू हैव टू लर्न द ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी मैक्सिमम, क्योंकि ओपन सोर्स से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ओपन सोर्स पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। अभी हम सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स से यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर्स है, ओके। तो ये क्या कर रहे हैं, हम सारे सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ही क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ओपन सोर्स के ऊपर आपको मतलब ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी जो भी है, ओके,
उसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको स्कोप भी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, तो राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ही ये है कि यू हैव टू लर्न द हाउ टू राइट प्रोग्राम एंड हाउ प्रोग्रामिंग वर्क, दैट इज़ योर फर्स्ट चैलेंज। आफ्टर कंप्लीट होने के बाद फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन प्रोसेस है, फिर देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट वन मोर थिंग हियर, एनी हाउ हमें एक चीज़ सीखनी है, टू ट्रांसफॉर्म द रिक्वायरमेंट इनटू द क्वालिटी प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर, यही हमें सीखना है। ये अगर आता है तो सब चीज़ें ख़त्म हो गई बस। तो आपको यही करना है कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी के अंदर, और ये अगर काम हो गया तो आप काम ख़त्म हो गया। तो ये इतनी आसान चीज़ें नहीं है और इतनी मुश्किल भी नहीं है, ये हो जाएगी। बट एक चीज़ ध्यान में रखना है, अभी हम थोड़ा टेक्निकली जा रहे हैं, टेक्निकली चीज़ें देखेंगे, और जैसे हमारा वो डिवाइस आएगा तो उस टाइम और भी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी ओवरऑल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका नॉलेज दे रहा हूँ, तो ये भी आपको ज़रूरी है बेसिक लेवल पे। तो प्रिपरेशन के लिए रेडी रहो, पढ़ाई के लिए रेडी रहो। अभी तो ठीक है, चलो ये इंट्रोडक्टरी चीज़ें चल रही है जो कि आपको, बट एक्चुअली गोलैंग स्टार्ट होगा सर्वर साइड, डेटाबेस, फ्रंट एंड, वो हेडेक होने वाला है। ठीक है, तो आपके माइंडसेट को बनाओ और एंजॉय के साथ काम करेंगे, और एक एआई का इस्तेमाल करके हम प्रोजेक्ट कैसे डेवलप करेंगे मैं ये भी आपको सिखाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके भी हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम किस तरीके से आसानी से बना सकते हैं, बस विद इन अ मिनिमम टाइम हमें, और मिनिमम रिसोर्सेज दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेस, हमें यूटिलाइज करके हाई प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर बनाना है। और ये स्किल हमारे पास है तो डेफिनेटली हर एक कोई कंपनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देके आपको रखना चाहेंगे आपके पास, उनके पास। ठीक है, सो गाइज आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। एक्चुअली मैंने जो कंटेंट सोचे थे यहाँ पे, और कंटेंट पूरे ले लिए हमने, यहाँ पे सारी चीज़ें देखी है। सो बहुत सारे कंटेंट आज हमने देखे हैं यहाँ पे। सो टुमारो हम और भी देखेंगे, नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द एक थोड़ा सा बेस बनाएंगे जिसके ऊपर हम आगे चल पाएंगे। ठीक है।